हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं बेटा टॉपिक क्या है। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट से हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है और हमारे देश की सोसाइटी पे क्या डिफरेंसेस आएंगे वो पढ़ते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर 1, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा, जो हमारे देश की मैन पावर है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। देखते हैं क्या लिखा है, एज पीपल आर अनएम्प्लॉयड टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड है कुछ एक्सटेंट तक, हेंस मैन पावर ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, यानी कि हमारे देश की जो मेन पावर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ आउटपुट। हम अगर सब लोगों को जॉब मिल जाती तो आउटपुट जितना जनरेट होता, क्या वो अब जनरेट हो पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो एम्प्लॉयड होते तो प्रोडक्शन ज्यादा होती ऑब्वियसली। तो देखो क्या लिखते हैं, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट दोज पीपल हु हैव पोटेंशियल, जिनके अंदर पोटेंशियल है टू मेक सम कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट आर नॉट एबल टू मेक इट। वो बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयड नहीं है। भले ही काम आता है पर फिर भी वो आउटपुट में जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लो कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमने कितना पैसा कमाया, उसमें से कितना सेव किया और कितना इन्वेस्ट किया। अब सोचो, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, ना तो वो कमाएगा, ना वो सेव करेगा और ना ही वो इन्वेस्ट करेगा। वो सिर्फ बैठा बैठा पैसे को कंज्यूम करता रहेगा, गुड्स को कंज्यूम करता रहेगा, जिससे देश का डबल लॉस हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली डू कंजम्पशन। वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। दे नाइदर अर्न नॉर सेव फॉर इन्वेस्टमेंट, हेंस कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन्स लो। इससे हमारे देश की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। बताओ, जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जो लोग काम कर सकते हैं वो भी खाली बैठे हैं। तो देखो क्या लिखा है, ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा डिसगाइज्ड मतलब समझते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब जितने वर्कर चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो किसी काम के लिए। Due to disguised unemployment, there is low level of productivity in agriculture sector. Hence, growth rate is also low. इस वजह से हमारे देश का जो growth rate है वो भी कम है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस 4 पढ़े हमने। पहला, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। दूसरा, लॉस ऑफ आउटपुट। तीसरा, लो कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा, लो प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? तो NLQ, N स्टैंड फॉर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, L 3 है, एक तो लॉस ऑफ आउटपुट और 2 लो से है लो कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, मैं बताएं। ये जब वहाँ पर वर्कर्स ज्यादा है, हाँ जी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही? बेटा वर्कर्स हैं बट उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है, कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट से ये हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। एग्रीकल्चर में, हर एक चीज में बेटा इतना काम नहीं है ना जितने लेबर है हमारे पास। एग्रीकल्चर लैंड तो लिमिटेड है ना, और वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो हम मोनोक्रॉपिंग कर पाते हैं। पढ़ा था पीछे पॉइंट, मल्टीपल क्रॉपिंग होती नहीं है तो वर्कर खाली रहते हैं आधे टाइम। तो समझ आ गई बात? नेक्स्ट, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी सोसाइटी पे क्या हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट का असर। पहला, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो सिंपल सी बात है, अगर लोग अनएम्प्लॉयड है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी नहीं होगी। देखो क्या लिखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट degrade the quality of life and implies a situation of
perpetual suffering. Perpetual means never ending suffering. ऐसी सफरिंग से बियर कर रहे हैं वो, ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर इनइक्वालिटी. एक और प्रॉब्लम है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ. कैसी इनइक्वालिटी? एज पुअर एंड नॉन पुअर. उनको अलग नजरिए से देखा जाता है. तो देखो क्या लिखते हैं, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर कम्स इनइक्वालिटी in the distribution of income and wealth, hence there is no social justice. तो उनके साथ कोई social justice भी नहीं होता. social justice मतलब उनके साथ equality नहीं होती, भेदभाव किया जाता है हर चीज में. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, social unrest. कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में सोशल अनरेस्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है और वो गलत एक्टिविटी लाइक टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है तो कह रहे कुछ भी करेंगे, दूसरों को मारेंगे, अपने लिए तो कमाएंगे. तो देखो क्या लिखा है, टेररिज्म मे बी मोटिवेटेड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स बट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो सिग्निफिकेंट. कह रहे टेररिज्म दूसरे कारणों से भी है, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी उसका एक मेजर रीजन है जिस वजह से देश में टेररिज्म प्रमोट होता है. क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट, क्लास स्ट्रगल. देखो बेटा, जो अनएम्प्लॉयड है सिर्फ वही स्ट्रगल नहीं कर रहा, उसकी पूरी क्लास, उसकी पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती. तो देखो क्या लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स. कि किसी के पास है तो है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ड्यू टू विच क्लास कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. जिस वजह से झगड़े होते हैं, किसमें? अमीरों और गरीबों में झगड़े होते हैं. वो कहता है ये मेरे को चाहिए, वो कहता है मेरे को चाहिए, तो there arises conflicts. क्लियर हो गई बात? तो हमारे 4 पॉइंट है इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के. देखो याद अगर हम करें LGSC, LG रहने तो ऐसे हो जाएगा. इनिशिएटिव याद आ गया. LG है बेटा, SC है, क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगी भैया. चलो अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो तब भी ठीक है. यस, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बस बेटा टॉपिक देखना, टॉपिक लिंक हो रहा है. यस, हमने टॉपिक अभी कवर किया कि क्या क्या इंपैक्ट होंगे सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अब वो कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए देश में. सबसे पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अपने देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दो. अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. तो देखो क्या लिखा है, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. दोनों सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ा दो. इंक्रीज इन प्रोडक्शन, देखो बेटा हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी देश की. मीनिंग समझा दिया था आपको, एक बार रीड करते हैं दोबारा से. टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. कह रहे अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो अपने देश के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ा दो. प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. आगे क्या लिखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री अलोंग विद फॉरेन ट्रेड शुड बी एनकरेज. कह रहे फॉरेन ट्रेड तो आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ साथ अपने देश में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री भी सेटअप कर ले. इससे क्या होगा कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो वो लेबर ज्यादा रखेंगे तो लेबर को वहां से काम मिल जाएगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो फॉरेन ट्रेड में काम कर लेंगी. इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ऊपर हमने पढ़ा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब हम कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. देखो क्या लिखते हैं, डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. यानी कि आप लेबर की डिमांड तब करेंगे
जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि लेबर ऐसी हो जिसको काम करना आता हो। फुल स्टॉप। हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट्स हायर प्रॉफिट एंड ग्रेटर डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक लेबर कर सकता है उतनी ज्यादा प्रॉफिट देगा वो, और जितना ज्यादा वो प्रॉफिट देगा उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप लेबर को भी प्रोडक्टिव बनाएं। लेबर ऐसी हो जो काम करने के लिए रेडी हो, या उसे काम दिया गया तो वो काम ही करेगी। आप देखते हैं जो लोग मेहनती होते हैं वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, वो कोई ना कोई सोर्स ढूंढ लेते हैं काम करने की, और जिसके अंदर आलस है वो वैसे ही खाली बैठा रहता है। तो इसलिए यहां पे भी लिख दिया इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। पॉइंट नंबर 3, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अपने देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाए। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि लोगों को आदत डालें कि वो इन्वेस्ट करें, सेविंग करें और पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा मार्केट में फंड्स आएंगे, और जितने ज्यादा फंड्स आएंगे ऑटोमेटिकली लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, और जितना बिजनेस डेवलप होगा अनएम्प्लॉयमेंट खुद ही खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज। इसको बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बढ़ाओ लोगों का। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। और कह रहे इन्वेस्टमेंट भी वहां करवाओ जहां पे प्रोडक्शन एरिया बढ़ सके। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कह रहे गवर्नमेंट को सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हेल्प करनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप देखते हैं आज की डेट में भी हमारी गवर्नमेंट, शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं है, जो बिजनेसमैन है उनको इंटरेस्ट रेट कम करके लोन बांटने की कोशिश हो रही है। जब से ये कोविड शुरू हुआ है, पेंडेमिक्स के टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को सस्ते रेट पे लोन देने के प्रॉमिसेस किए हैं। उसमें भी ये किया है कि शुरू के कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स आप इंटरेस्ट मत भी देना, उसके बाद इंटरेस्ट दे देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बिजनेस करना शुरू करें, क्योंकि जितने लोग बिजनेस करेंगे उतने ही दूसरे लोगों को वो जॉब पे रखेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का एक और तरीका है कि गवर्नमेंट हेल्प कर दे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को, यानी कि जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट हेल्प करे। देखो क्या लिखते हैं, अराउंड 50% ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आज की डेट में कितने परसेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? 50%। मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। कह रहे ज्यादातर लोग किस में है? उसमें से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक इरिगेशन, बेटर सीड्स, मैन्योर्स एक्सेट्रा टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। कह रहे गवर्नमेंट को इन्हें इरिगेशन फैसिलिटी, सीड्स वगैरह दे देनी चाहिए, जिससे कि ये वहां पे लोगों को काम दे पाए। क्लियर हो गई बात? तो हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े। पहले 2 इंक्रीज हैं, बाकी दोनों हेल्प। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, दोनों सिंपल है। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। पॉइंट नंबर 5, एजुकेशनल रिफॉर्म। हमारी गवर्नमेंट को क्या बनाने चाहिए? कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स के वर्कर को सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ना हो इंसान को, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आना चाहिए। तो देखो क्या लिखे हैं, देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। कह रहे बहुत अर्जेंट नीड है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स दोबारा से बनाए जाएं इन द कंट्री। ओनली सच स्टूडेंट्स बी एडमिटेड इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हु इंटेंड टू परस्यू देयर स्टडीज। जो करना चाहते हैं सिर्फ उनका एडमिशन होना चाहिए, ये नहीं कि कर लेंगे एडमिशन करा दो देखी जाएगी। कह रहे नहीं, गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स बनाने चाहिए, ओनली सच स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी who intended to pursue their studies with some specific objective। जिनका कोई ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ उन्हीं को एडमिशन देना चाहिए। मेन एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन, और उसमें भी मेन फोकस किस पे हो? प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, थियोरेटिकल पे फोकस ना हो। कह रहे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि जब ऐसे पढ़ के निकलेंगे तो वो अपने आप जॉब को अचीव कर लेंगे या अपना बिजनेस कर लेंगे जब वो टैलेंटेड होंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन।
कह रहे गवर्नमेंट को कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? अच्छा बताओ, आप खुद ही बता देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में तो मशीनें ज्यादा यूज होती है ना। तो देखो क्या लिखा है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड सूट द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं टेक्निक वो यूज करना जो आपके देश को सूट करे और आपकी जरूरतों को पूरी करे। इन इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी एनकरेज इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कह रहे कैपिटल इंटेंसिव से ज्यादा आप लेबर इंटेंसिव यूज करें। तभी आप देखते हैं अब हमारे देश क्या प्रमोट कर रहा है, मेक इन इंडिया, वो प्रोडक्ट खरीदे जो इंडिया में बने। इसीलिए प्रमोट करना चाह रहे हैं कि लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज सेटअप करें जिससे कि जो लोग अपना काम अकेले नहीं कर पा रहे वो दूसरों के साथ मिलके, जिसे हम पार्टनरशिप भी कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मिलके काम कर सके। देखो क्या लिखते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके लोगों को कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करें। इन दिस इंडस्ट्री मेनी अनएम्प्लॉयड पर्सन contribute a small amount of capital and rest is provided by the government to undertake a new venture। कह रहे हैं इसमें क्या होता है, जो लोग पैसा लगा के काम करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा वो जोड़ेंगे, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, उसे लगा के एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें जिसने पैसा लगाया वो लोग काम कर सकते हैं। इसको भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट जो हम कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान। जो आप 5 ईयर प्लान बना रहे हैं ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करें। हर गवर्नमेंट जब आए तो उसके और बजट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसे फोकस करना चाहिए, दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितने ज्यादा लोगों को जॉब दिला सकेंगे उतनी ज्यादा देश की तरक्की हो जाएगी। तो देखो क्या लिखते हैं, सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द प्लान विच आर लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा। क्योंकि गांव के एरिया में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, इरिगेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वहां जब ये चीजें मिल जाएंगी तो इसका मतलब वहां भी बिजनेस शुरू हो जाएगा, और वहां बिजनेस शुरू होगा तो लोगों को जॉब अपने आप मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। तो देयर आर 8 वेज जिससे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे किया जा सकता है। बेटा ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट वे आउट है। करंट प्रॉब्लम को देखते हुए ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में आना बनता है कि आपको कोविड के ऊपर केस स्टडी टाइप बना दिया कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, आप सब जानते हैं, गरीबी बहुत फैल गई है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या, हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए? तो करंट सिचुएशन पे केस स्टडी बन सकती है इस टॉपिक पे से। तो बी प्रिपेयर्ड विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि हमें समझ आना चाहिए टॉपिक है क्या। सिर्फ ये नहीं टॉपिक याद कर लिया, पता लगा वहां जाके पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए, फिर कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था वो तो आया नहीं। बेटा पढ़ा हुआ सब होगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अब एजुकेशन कैसी हो, वोकेशनल हो। वोकेशनल मींस प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थियोरिटिकली पढ़ के पेपर दे आओ, हमें वो नहीं चाहिए। वो केस स्टडी देने का मकसद ही यही है कि आप चीजों को रटे नहीं समझें। याद कर लिया बहुत अच्छा है, इसका मतलब मेमोरी शार्प है, पर वहां पे जो प्रेजेंट वही कर पाएगा जिसके प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी। क्रैम करके आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा होगा, समझ नहीं आएगा लिखना क्या है। तो वो भी अब 12th में भी वोकेशनलाइजेशन हो रहा है। क्या वोकेशनल, ये केस स्टडी आपकी वोकेशनलाइजेशन का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। इस चैप्टर का बस लास्ट पेज बचता है हमारा, दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए। बेटा ये कुछ योजनाएं हैं जो मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार, ग्राम स्वराज रोजगार योजना, ये सब पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे देश में अभी कि इंडिया में स्किल्स डेवलप करें और इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाएं। पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं।
These are some recently launched program campaign by the government of India to generate employment opportunity. Employment generate करने के लिए recently launch किया है ये हमने. These campaign are yet to be actualized to model of growth and development. कह रहे हैं कि इससे हमारे देश की कितनी ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट होगी, उसका एक्चुअल इंपैक्ट अभी देखना बाकी है, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है. पॉइंट नंबर 3 देखो, मैंने वहां पे मार्क करा दिया था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थ्रू दीज स्कीम इंडियन इकोनॉमी वुड जनरेट सरप्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कह रहे हैं इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और पर्टिकुलरली कौन सा एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. समझ आ गई बात? तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 10. बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.